एक्सपोर्ट में क्या लूज कर रहा है, क्या हम गेन कर रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन टूल जिसको हम यूज़ किया करते हैं इस स्पेसिफिक क्यूरी के लिए। अगर हम पाकिस्तान की करंट पोटेंशियल की बात करें, हमारी मतलब लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुई है वो गवर्नमेंट क्लेम करी है अराउंड $30 बिलियन। तो $30 बिलियन में जो हम लूज कर रहे हैं वो अराउंड $15 बिलियन है। तो अगर ये $15 बिलियन भी हम ले पाते लास्ट ईयर, तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो $45 बिलियन पे होता। और ऑब्वियसली उससे हमारा ट्रेड बैलेंस बेहतर होता और जो डेफिसिट है वो श्रिंक हो जाता। अब अगर आप ये देखना चाहें कि ये जो पोटेंशियल हमने लूज कहाँ पे किया है, ये अनरियलाइज पोटेंशियल बता रहा है $15 बिलियन का। अगर हम ये देखना चाहें कि हम किन प्रोडक्ट्स में लूज कर रहे हैं, तो इसका एनालिसिस भी आपके सामने इसी टूल में आ जाता है कि ये वो सारे सेक्टर्स हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम अपना पोटेंशियल लूज कर रहे हैं। नो डाउट हम इस पे अच्छी मार्केट कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन स्टिल गैप है। आप जो सॉलिड एरिया है वो आपको नजर आ रहा है कि हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स कितनी है, और जो ये लाइटर शेड में है ये आपको बता रहा है कि हम कितना गैप हमारा अभी एक्सपोर्ट्स में है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये अपेरल में आती है, मैन ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स। तो इसमें हमारा जो एक्चुअल एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो $1.3 बिलियन का है, और हमारी जो एक्चुअल एक्चुअल एक्सपोर्ट है $1.1 बिलियन की है। तो अराउंड कोई 36% हम इसमें अपना शेयर लूज कर रहे हैं मार्केट में। हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स पे है, और बायर्स भी मौजूद हैं, डिमांड भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो अराउंड $332 मिलियन का अनरियलाइज पोटेंशियल है इस एक सेगमेंट, इस एक प्रोडक्ट में। फिर ये होजरी किचन है, बेड लिनन है। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट जो है ये अपेरल एंड टेक्सटाइल का है। नीचे अगर हम एग्रीकल्चर में आए, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो ये राइस में है। तो राइस में हम अराउंड तकरीबन 60% ही सप्लाई कर पा रहे हैं टोटल डिमांड का। तो ये वो सारे एरियाज हैं जिन पे काम किया जा सकता है। अब देखें सिट्रस कितनी, ये 4 महीने का इसका जो सीजन होता है उसमें हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो $430 मिलियन की है, और उसमें से हम हाफ से भी कम कर रहे हैं। 39-40% हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन हमारा 60% जो है वो अनरियलाइज पोटेंशियल है। हम स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट पे भी देख सकते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर की, तो आप यहाँ से ऑटोमोबाइल सेक्टर या ऑटो सेक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जैसे देखें, ये मोटर व्हीकल्स हैं। सॉरी, बताइए सर। ये जीडीज, ये डिमांड, देखिए मिसाल के तौर पाकिस्तान अगर ऑटो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो चाइना भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है ना, इंडिया भी हमारा कंपेटिटर है। तो ऐसे कौन से बायर्स हैं या ऐसे कौन से मार्केट्स हैं जो अपना ऑर्डर डाइवर्ट करी हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उसकी बेस के ऊपर भी ये डाटा। इसमें एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऑर्डर मिलता है, फुलफिल नहीं कर पाते, ये फैक्टर भी शामिल है, सप्लाई चेन वाले पार्ट्स भी शामिल हैं, जीडी की वैल्यूज भी शामिल हैं। और ऐसा होता है कि एक सर्टन सोर्स पाकिस्तान को सेल कर रहा था, लेकिन अचानक से वो डाइवर्ट हो गया, जैसे टेक्सटाइल में बांग्लादेश की तरफ, तो वहां से भी गैप आ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ये डाटा एनालाइज करके हमें बता रहा होता है। तो ये जैसे अभी मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को किया, अब इसमें कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब इसमें से नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम करके जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको आप सामने ला सकते हैं, और ला के देख सकते हैं कि उस पर कितना अनरियलाइज पोटेंशियल है। तो माइट भी इसमें ये है, जैसे ट्रैक्टर्स की बात करें, कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा $35 मिलियन की एक्चुअल पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं $24 मिलियन की हैं। ये आगे उसने एच एस कोड बताया हुआ, आप इस एच एस कोड की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ है, पार्ट्स हैं उसके या असम्बली या कोई भी चीज़ है। फिर आप फर्दर अगर इसमें आगे एनालिसिस करें तो मार्केट्स भी आपके सामने आ जाती हैं कि किन मार्केट्स में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है।
यस, आप तीन तरीके से सर्च कर सकते हैं, नेम लिख के प्रोडक्ट का, मार्केट का नेम लिख के, और एच एस कोड लिख के। तो तीनों तरीकों से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और एक इसकी ब्रीफ समरी भी आपको दे देता है कि जो आप टेबल या जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें उसकी इन वर्ड्स क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इंशाल्लाह किसी और सेशन में इस टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। ये पूरी एक दुनिया है। सोबिया तो जानती, सोबिया ने कोर्स अटेंड किया हुआ है हमारा 2 मंथ्स का इधर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। तो उस कोर्स में इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होती है। नो 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 नो, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप, आईटीसी। पीएसडब्ल्यू इसका थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें अब क्विकली वाइंड अप करता हूँ ताकि हम इसके डेमो पे आए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैं अपने सेशन में कर चुका हूँ कि 17 में हमने इसको साइन किया, फिर 2021 में इसका एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद इसकी कंपनी बनाई गई। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इस कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो पाकिस्तान कस्टम्स का, एफटीआर का है। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस कंपनी में है। और ये इंटीग्रेशन जो है वो इन प्रोसेस है, जिसमें इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, फॉरवर्डर्स, क्लियरिंग एजेंट, शिपिंग कंपनीज और ट्रांसपोर्टर्स, इनको आईडीज इशू करने का प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग है। एंड द अल्टीमेट पर्पस इज टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। ये बेसिकली वे फॉरवर्ड है। इसके लिए मैंने एंड पे भी एक स्लाइड ऐड की हुई है। दो हम लोग उस टाइमलाइन पे तो नहीं है, बट वे फॉरवर्ड यही है कि पाकिस्तान की ये जो सिंगल विंडो है ये पहले इंटरनली हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन करेगी। एंड आफ्टर दैट जो हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर्स या रीजनल पार्टनर्स हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और बकिया कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा ये सिस्टम इंटीग्रेट होगा। एंड आफ्टरवर्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर नेशन, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके साथ ये इंटीग्रेट होगा। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन है, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन कह लें, ये बनने जा रही है ट्रेड से रिलेटेड। तो इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान से अगर आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, से आप यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कस्टम में एक्सपोर्ट के टाइम पे फाइल करेंगे वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम यूएस से इंपोर्ट अथॉरिटीज को, यूएस से कस्टम अथॉरिटीज को उनके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो ट्रांसपेरेंसी आएगी उससे ना, कि यहाँ पे आपने अगर $1 उसको डिक्लेयर किया तो वहाँ का इम्पोर्टर, वहाँ का बायर भी उसको $1 पे ही डिक्लेयर कर पाएगा। तो असेसमेंट के लिए और बाकी जो मसाइल हैं, और इसके अलावा भी इश्यूज हैं, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट करना तो अलाउ है, और मे बी किसी डेस्टिनेशन मार्केट में वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई ना करने की वजह से बैन हो या रिस्ट्रिक्टेड हो या उन पे कोई रिक्वायरमेंट्स हो। तो ये सिस्टम जब पूरी दुनिया का सेम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होगा, तो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना अगर अलाउ है तो जिस डेस्टिनेशन पर आप भेज रहे हैं, जिस मार्केट में आप भेज रहे हैं, वहां पर इंपोर्ट करना अलाउ है या नहीं है, या वहाँ की लीगल या कॉम्प्लाइंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पर्पज ये है, लेकिन इसको देखें कब ये सारा ऑनलाइन होता है, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट। मैं आपको जस्ट एक लिस्ट दिखा दूं इसकी। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनको पीएसडब्ल्यू के अंदर भी, पीएसडब्ल्यू एक्ट में भी, और जितना भी एसआरओज नए आ रहे हैं उनमें इन डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है ओजीए, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। सो कस्टम्स के अलावा जितनी भी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो रेगुलेट करती हैं ट्रेड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये उनकी गैजेट ऑफ पाकिस्तान में इनके नेम्स मेंशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें प्रायोरिटी भी बताई गई थी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स प्रायोरिटी पे हैं, और उन पे काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। जैसे ये है फीड, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अलॉन्ग विद दैट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यहाँ पे एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है। तो ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलाइन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ। ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। जैसे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी या पीटीए है, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस इंपोर्ट करना पड़ती हैं, तो उसके लिए भी एनओसी रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसी मशीनरी, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप तो इंडस्ट्री के लिए मंगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ताल्लुक है वो वेपन्स के साथ है या डिफेंस में वो यूज़ होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एनओसी लेना पड़ता है एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो सर्टिफिकेशन जो कि अननोन होती हैं, आपको नहीं पता होती, वो सिस्टम भी आपको बताएगा और सिस्टम के ही थ्रू आप वो परमिट ले सकते हैं। वहां से तो नहीं, अच्छा चलो ठीक।
ये कुछ फीचर्स थे उसके। अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा, पाकिस्तान में 15 लाख के करीब एनओसीज हर साल अप्लाई होते हैं, इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट्स के मिलाकर। तो इन 15 लाख एनओसीज के पीछे कितने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स परेशान होते होंगे। आप इमेजिन करें कि एक एनओसी लेना हो और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़े तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यू नो वेल। उसकी लिमिनेशन है। फिर उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। फिर 2.2 डेज सिर्फ आई फॉर्म ई फॉर्म की लिमिनेशन से सेव हो रहे हैं। और स्मूथ फिजिकल फ्लो है ड्यू टू IRMS इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये जिसकी हमने बात की थी। येलो चैनल, ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल। ओके, मैं लॉग इन करने पे आ रहा हूँ PSW। आप जहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी हो आप पूछ लीजिएगा। आप में से कोई अपनी आईडी शेयर करना पसंद करेंगे जस्ट फॉर द डेमो पर्पस? नहीं। ऑल राइट, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम इस पे लॉगिन क्रिएट करने के लिए यूज़र आईडी हासिल करते हैं। तो इसको ही अगर कंपेयर कर लिया जाए वीबॉक के साथ तो इसने काफ़ी आसानी पैदा करती है। जो लोग रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहे हैं वीबॉक की, उनको आइडिया होगा कि वीबॉक आईडी लेना कितना मुश्किल काम था। हालांकि इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर्स और एजेंट्स ने उसको बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ था, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो नॉर्मली 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान आपका एक्सपेंस आता था सिर्फ रीबॉक आईडी लेने में। अब उसको आप देखें तो PSW आपको 500 रुपीज में मिल रहा है। और जस्ट एक वीक के अंदर अंदर अगर मैं बैंक प्रोफाइल को भी शामिल कर लूँ तो विद इन अ वीक आपको PSW मिल जाता है, जबकि वीबॉक आपको 20 दिन महीना नॉर्मली लग जाता था उसकी आईडी लेने में। सब्सक्रिप्शन के स्टेप्स तो नहीं डिस्कस करने की जरूरत। पावर प्लीज कनेक्ट करवा दीजिए लैपटॉप। इसकी सब्सक्रिप्शन के स्टेप्स आपको आइडिया है, वो डिस्कस कर लें या चलें आगे? ऑनलाइन जो लोग मौजूद हैं काइंडली मुझे बताइएगा। फिर अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो की सब्सक्राइब करने का तरीका तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जरूरत नहीं है। ओके, मैं वन बाय वन डिफरेंट आईडीज लॉग इन करूंगा। मेरे पास इनकी परमिशन मौजूद है, इनकी परमिशन से ही मैं ये आईडीज ट्रेनिंग्स के अंदर यूज करता हूँ। तो वन बाय वन का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हर आईडी डिफरेंट स्टेज पे होती है। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपनी आईडी को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड नहीं आता, बल्कि जस्ट एक ऑप्शन आ रहा होता है विच इज रजिस्ट्रेशन। तो हमें वीबॉक की, मैंने बताया कि पर्सनली फिजिकल अपेयरेंस करके ये आईडी लेना पड़ती थी, ये चीज़ एलिमिनेट हुई है। अब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टैब को अगर आप क्लिक करें, क्वेश्चन मेरा ख्याल आ रहा है, शेयर स्क्रीन, ठीक है जी। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर हम सोल प्रोपराइटर हैं, तो हमारा अपने नाम पर एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, तो हमें PSW किस तरह से मिलेगा या उसकी सब्सक्रिप्शन क्या होगी। तो इंडिविजुअल यूजर्स या सोल प्रोपराइटर्स को PSW आईडी उनके नेम पे इशू होती है, बिजनेस पे इशू नहीं होती, उनके नेम पे इशू होती है। और उनके नाम पर जितने भी बिजनेस हों वो सारे ऑटोमेटिकली PSW पर रजिस्टर हो जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी तरह की फॉर्मेशन हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी, सिंगल सिंगल मेंबर कंपनीज या अदर कंपनीज हैं, उनको PSW आईडी उनके बिजनेस नेम पर मिलती है। और सिर्फ उसी बिजनेस नेम पर वो अपनी तमाम तरह की फाइलिंग्स कर सकते हैं। हाँ, अगर उस एक बिजनेस के मल्टीपल एड्रेस हैं, हेड ऑफिस अलग है, प्लांट का एड्रेस अलग है, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं। इस तमाम डेटा की जो बेस है वो उस पर्सन का वो फॉर्म 181 है जो कि उसने FPR पे फाइल किया हुआ है। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्टर होता है, फॉर्म 181 फाइल होता है, उसमें कमर्शियल पार्टी की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन PSW के साथ इंटीग्रेटेड है और वो ऑनलाइन इसके साथ फैच होती है। तो सबसे पहली रजिस्ट्रेशन जो एक यूजर को लेनी पड़ती है वो उसकी कस्टम्स के साथ है। तो कस्टम अथॉरिटीज में रजिस्टर होना किसी भी पार्टी के लिए वो इन 5 या 6 में से किसी एक रोल में है। कस्टम के साथ आप एज ए ट्रेडर रजिस्टर हो सकते हैं या एज ए कस्टम एजेंट। अदरवाइज शिपिंग लाइन, एयरलाइंस और जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं वो इसके साथ रजिस्टर होते हैं। तो बीइंग कमर्शियल पार्टी, दो में से किसी एक रोल पे आप काम करेंगे।
क्लियरिंग एजेंट भी आप तभी हैं जब आपके पास लाइसेंस है, कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंस। अदरवाइज हम ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर आईडी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि इसकी पार्टी की रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, तो इसका ग्रीन टिक आ रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जितने भी 74 डिपार्टमेंट्स हैं उनको ओजीएस कहा जाता है, और ये सारे ओजीएस अदर गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी, जिनमें से 4 अभी शो हो रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स वो पाइपलाइन में हैं और उनकी इंटीग्रेशन और डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें ये देखें, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, बाय डिफॉल्ट ये यूजर डीपीपी का मेंबर बन चुका हुआ है, और अंडर दिस डीपीपी ये पार्टी इंपोर्ट परमिट अप्लाई कर सकती है। इसी तरह ये फूड सीड, जो फेडरल सीड एनलिस्टमेंट है डिपार्टमेंट, इसके साथ भी बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन है। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन अगेन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, एमएफटी, आई डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म। फिर एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट पाइपलाइन में है। नीचे आए तो आपको पेमेंट के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पेमेंट्स के लिए आपको बैंक प्रोफाइल एसोसिएट करना होती है, तो आप अपने पीएसडब्ल्यू पर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को एफिलिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है, अगर इसको मैं ओपन करूं तो इनकी बैंक मिजान बैंक के साथ एफिलिएशन है, और मिजान बैंक के साथ इनके फिलहाल एक अकाउंट है। अगर इनके मल्टीपल अकाउंट्स भी हों तो मल्टीपल अकाउंट्स की इंटीग्रेशन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, और इस यूजर का करंट स्टेटस एक्टिव आ रहा है। आप में से कोई जानते हैं कि इस एक्टिव स्टेटस का मतलब क्या है या मीनिंग क्या है? एनीवन जो काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। हर यूजर जो कि बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, उसकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो रही है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन ओपन होती है तो उसको एक सर्टेन टाइम के बाद क्लोज भी होना होता है ना। तो जैसे एलसी ओपन करवाई है, तो एलसी अगर उस पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसको क्लोज भी किया जाना है। ठीक है। तो अगर किसी यूजर के ओवर ड्यूज हैं, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट की पेमेंट्स आई हुई है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, या उसने इंपोर्ट की पेमेंट्स भेजी हुई हैं और उसके बदले में वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो ओवर ड्यूज की वजह से उसका स्टेटस डीएक्टिव हो जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वीबॉक में भी ऐसे होता था, लेकिन वो यूजर को नजर नहीं आता था ये स्टेटस, कि वो एक्टिव है या नहीं है। बैंक के पास ये अथॉरिटी होती थी कि उसको डीएक्टिवेट करते। लेकिन इसमें जो चीज नहीं आई है वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना, वो इस सिस्टम के थ्रू अलाइंड है आपस में। जैसे ये यूजर है, ये मिजान बैंक के साथ काम कर रहा है, लेकिन मिजान बैंक किसी वजह से अगर इसको डीएक्टिव करता है, तो कंपनी क्या करती थी, ये किसी दूसरे बैंक में किसी दूसरे अकाउंट के थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देती थी। तो करते कराते आपके मल्टीपल बैंक्स में ओवरड्यूज बढ़ना शुरू होते थे, और उसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को है। तो अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सारे बैंक्स अब अलाइंड हैं, और अगर इस पार्टी के एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो इसको बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करने के लिए हर बैंक में एक्टिव होना जरूरी है। मसलन अगर इसके 3 बैंक अकाउंट है और 3 में से 2 एक्टिव है और एक डी एक्टिव है, तो समझ लें ये तीनों में डी एक्टिव है। आप बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और बैंक्स का जो रोल है वो एज ए रेगुलेटर थोड़ा बढ़ गया, और यूजर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस स्ट्रांग हो गया। और इससे फायदा ये होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है उससे ये जो फ्लॉज थे उनमें कमी आएगी। फर्दर अगर आप इसको खोल कर देखेंगे तो बैंक प्रोफाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीडेड है वो आपके सामने है। नीचे आएंगे तो ऑथराइज पेमेंट मेथड है, ये भी नई चीज है। अ, कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर इनमें से किसी दूसरे पेमेंट मेथड पे काम नहीं कर सकता जो कि बैंक ने उसको अलाउ किए हुए हैं। तो जैसे ये वाला यूजर है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट में और वो भी एडवांस पेमेंट पे काम कर रहा है, तो इसकी बैंक प्रोफाइल में सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड ऑथराइज्ड है, वो एडवांस पेमेंट है। ठीक है, इसके पीछे कोई लीगल इशू नहीं है फिलहाल, चूंकि इसकी एक्सपोर्ट की शिपमेंट ही एक ही गई है और वो भी एडवांस पे गई है, तो इसलिए बैंक ने इसको एडवांस ऑथराइज किया, और इसने रिक्वेस्ट भी नहीं की कि हमें एलसी या कोई और पेमेंट मेथड अलाउ किया जाए। रिक्वेस्ट पर इसको बाकी पेमेंट मेथड भी अलाउ हो जाएंगे, अगर कोई लीगल इशू या कोई पॉलिसी का इशू नहीं है। कोई होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जैसे पॉलिसी ये कहती है कि पाकिस्तानी इंपोर्टर्स अगर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं है। तो अगर पॉलिसी ये कह रही है एडवांस पेमेंट ट्रेडर को अलाउ नहीं है, तो फिर वो भी अलाउ नहीं होगी। यस, अदर देन पॉलिसीज मल्टीपल पेमेंट मेथड ऑथराइज होते हैं। मैं अभी आपको दूसरी आईडीज भी खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन टैब के बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है सिंगल डिक्लेरेशन। मैं इस पे बाद में आता हूँ, सॉरी।
अच्छा, इसके डैशबोर्ड में अगर मैं ऊपर टॉप इसके हेडर को डिस्कस करूं, तो हर यूजर का एक रोल डिफाइन है। जैसे इस यूजर का रोल है एज ट्रेडर, ये ट्रेडर के तौर पे लॉगिन हुआ है। तो ट्रेडर लिखना क्यों जरूरी है? इस कंपनी ने अपने आप को एज ए ट्रेडर रजिस्टर करवाया, तो यहाँ पे टीआर क्यों लिखा हुआ है? जरूरत क्यों है इसकी? बिल्कुल सही है। यस। अब मैंने कस्टम एजेंट लाइसेंस भी लिया हुआ है, और उसी बिजनेस में मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो मुझे दो अकाउंट नहीं बल्कि एक ही अकाउंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल रोल्स में काम कर रहे हैं। ये इसका फायदा है। इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ताकि अगर आप आईडी यूज करें, आपको पता है कि इस टाइम पे हम किस आईडी पे काम कर रहे हैं। और प्रोफाइल मैनेजमेंट में आप अपना पासवर्ड, पहले वीबॉक में अगर आप पासवर्ड भूल जाते थे, कभी किसी के साथ ये हुआ हो तो आपको याद होगा। पासवर्ड भूल जाना कितना एक मुश्किल काम था, उसको फिर दोबारा से नया पासवर्ड लेना और रिन्यू करवाना, फिजिकल अपीयरेंस। और अगर वो पर्सन या वो डायरेक्टर जो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ बेचारा, तो और भी मसाइल। तो ये अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। आप अब जिस तरह अपनी किसी भी सोशल मीडिया ऐप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसका लॉग भी मेंटेन हो रहा है। अगर आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो ये सिस्टम लॉग मेंटेन कर रहा है कि कब कब आपने प्रोफाइल में अमेंडमेंट्स किए हैं और क्या क्या अमेंडमेंट्स किए हैं। फिर ये वीबॉक में भी ये फीचर मौजूद था, पीएसडब्ल्यू में भी ये फीचर मौजूद है कि आप अपने इस अकाउंट की चाइल्ड यूज़र आईडीज बना सकते हैं। और जैसे आपके बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा लोग पीएसडब्ल्यू हैंडल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर एक का रोल डिफाइंड हो, तो यहाँ से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपनी इस आईडी को। अच्छा, ये ईआईएफ और ईएफई मैनेजमेंट, इस पे हमने बात की कि आईफॉर्म और ईफॉर्म की शर्त खत्म हो गई है, ये फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये फीचर अभी भी इस पे आपको नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन फेज था, वी बॉक्स से पीएसडब्ल्यू पे जो ट्रांजिशन हो रही थी, उस टाइम पर चूंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को फिर पीएसडब्ल्यू पर ही जीडी फाइल करना पड़ अपना आईफॉर्म फाइल करना पड़ रहा था। तो उस टाइम से ये फीचर अवेलेबल है। और इसका सिर्फ अब मकसद ये है कि यहाँ पर आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कोई आईफॉर्म ई फॉर्म लिया हुआ है पीएसडब्ल्यू के थ्रू या नहीं। हम्म। यस। फैच कर लेते थे, और उसको ज़ाहिर है फिर जीडी में अटैच करना। यस। और दूसरा ये भी था कि ट्रांजिशन फेज में कुछ बैंक्स पहले पीएसडब्ल्यू पे इंटीग्रेट हो गए, कुछ बाद में हुए। तो जो बैंक्स पीएसडब्ल्यू पे नहीं थे, वो फिर मैनुअली ये ऑनलाइन आईफॉर्म इशू कर रहे थे वीबॉक वाला। इसके एक्टिव होने की एक रीज़न और भी है। अगर हम पॉलिसी को उठाकर देखें, हमारी जो इंपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसमें कुछ एक्सेप्शन मेंशन है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं सैंपल्स और गिफ्ट की बात नहीं कर रहा। ऐसी जैसे एम्बेसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती एज ए कमर्शियल पार्टीज, और अगर वो इंपोर्ट कर रही हैं तो उनकी तो पेमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ये जैसे रेड क्रिसेंट जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीफ के कामों में इन्वॉल्व है और उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो यहाँ से जीरो वैल्यू का मैनुअल आईफॉर्म रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से। तो इसलिए ये फीचर बहरहाल अवेलेबल है, लेकिन कमर्शियल पार्टीज के लिए ये अभी खत्म हो गया हुआ है। अच्छा, ये किसी को पता है ये क्या ऊपर, ये आइकॉन? ठीक है। ये क्या होते हैं टोकन्स? यस। तो दोनों तरीके हैं, या मैनुअल या फिर आप टोकन रिचार्ज कर लें। जिस तरह हम मोबाइल इजी लोड करवाते हैं, आप अपनी पीएसडब्ल्यू के अगेंस्ट टोकन्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक टोकन के अगेंस्ट एक जीडी फाइल होती है, ठीक है। बेसिकली जीडी प्रोसेसिंग फी है ये, जो कि आप यहाँ पे शो होती है। अच्छा, उसमें एक सब फंक्शन जो कि पीएसडब्ल्यू और बीबॉक दोनों में अवेलेबल है, वो यहाँ से क्लियरिंग एजेंट ऑथराइज करने वाला फंक्शन है। तो अक्सर लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है वैसे इस फीचर का, लेकिन कुछ कंपनी स्टिल अपनी जीडीज को प्रोसेस करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ही क्लियरिंग एजेंट को दे देती हैं। और क्लियरिंग एजेंट उसी आईडी को यूज करते हुए उनकी आईडी पर जीडी फाइल कर देता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जीडी दोनों तरह से फाइल हो सकती है। आपका क्लियरिंग एजेंट भी जीडी फाइल कर सकता है अगर आपने उसको ऑथराइज किया हुआ है,
और आप खुद भी अपने नाम से जीडी फाइल कर सकते हैं, तो फर्क कहाँ पे आ रहा है? ऐसे ही है। बिल्कुल। सेल्फ क्लियरेंस अलाउड है, हर कंपनी अपनी क्लियरेंस खुद करवा सकती है, लेकिन जिस तरह सर ने बताया कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं पॉलिसीज और लॉज के अंदर कि समटाइम यूजर को, इंपोर्टर को पता नहीं होता कि किस ऑब्जेक्शन का किस तरह से रिस्पॉन्स करना है या किस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए ये एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, इनको हायर करना ही प्रेफरेबल होता है। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज ये मैं आपके सामने जीडीज ओपन कर लेता हूँ। ये इस जीडी को देख के आप में से कोई बता सकता है कि ये जीडी यूजर ने खुद फाइल की है या क्लियरिंग एजेंट ने फाइल की है? जूम किए बगैर? जूम करूंगा तो पता चल जाएगा। हाँ जी। कहाँ पे बोला? यस, वेरी नाइस। हर जीडी जो कि प्रोसेस होती है, फाइल होती है, उस पे अगर ये वाला नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये नंबर एक्चुअली क्लियरिंग एजेंट का लाइसेंस नंबर है। तो मींस के ये जीडी क्लियरिंग एजेंट के थ्रू फाइल हुई है, तो इस जीडी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है से, तो इसकी इंक्वायरी में वो क्लियरिंग एजेंट भी शामिल होगा। ठीक है। और आप देख भी सकते हैं डेक्लेरेंट है, वो अदर देन इंपोर्टर एक्सपोर्टर अगर हो तो वो इस कॉलम में आता है। तो अदर देन इंपोर्टर एक्सपोर्टर उसका क्लियरिंग एजेंट ही होता है, तो वो क्लियरिंग एजेंट का नाम आ रहा है, उसका टेलीफोन नंबर और उसका लाइसेंस नंबर। ये उसने मैन्युअली फीड नहीं किया, बल्कि ये सिस्टम ने जीडी में फीड किया है। सिस्टम में क्योंकि यूजर आईडी से ये जीडी फाइल नहीं हुई, ये क्लियरिंग एजेंट की आईडी से फाइल हुई है। इस पे हम दोबारा बात करेंगे जीडी पे जब हम आएंगे। तो किसी भी क्लियरिंग एजेंट जिसको आप एंगेज करते हैं उसको यहाँ से ऑथराइज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्लियरिंग एजेंट को ऐड ना उसके थ्रू आप काम करें, तो जैसे ये है 1485, ये लाइसेंस नंबर है, और ये क्लियरिंग एजेंट है, आई गेस कराची का ही है। तो लेट्स ट्राई। आप यहाँ पे इसका पेरेंट कलेक्ट्रेट लिखते हैं। कस्टम एजेंट का लाइसेंस नंबर हमेशा उसके पेरेंट कलेक्ट्रेट से स्टार्ट होता है जहाँ से उसको एजेंट को लाइसेंस इशू हुआ है। तो के स्टैंड्स फॉर कराची कस्टम्स, और चालान नंबर है 1485 सपोज। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि क्लियरिंग एजेंट ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी मार्केट में मिलते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपकी कंसाइनमेंट्स क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन उनके पास खुद लाइसेंस नहीं होता। लाइसेंस किसी और कंपनी के पास होता है और वो जस्ट एक एजेंट के तौर पे कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स से ही काम करवाना चाहिए जिनका अपना लाइसेंस है, प्रेफरेबल होना चाहिए। तो ये उनका नेम और आईडी आ गई, यहाँ से आप इनको अगर ऑथराइज करेंगे तो इस लिस्ट में, ये एक्टिव एजेंट्स की लिस्ट में उनका नाम अपीयर होगा। और अगर आपने किसी क्लियरिंग एजेंट से पास्ट में काम किया हुआ है तो उसका हिस्ट्री में यहाँ पे नेम आ जाएगा। यानी ऐसा क्लियरिंग एजेंट जिसके साथ आपने काम किया, काम करने के बाद आपने इसको डी ऑथराइज कर दिया, तो ये दोनों डेट्स आ रही हैं, कब एक्टिवेट किया और कब डीएक्टिवेट किया। तो उसके बाद जो हम आईफॉर्म ई फॉर्म की एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, उसकी जगह जो नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ विच इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए ये टैब आपको अलग से नज़र आ रहा है। इस टैब में आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, व्यू भी और ट्रांसफर भी। जो बैंक्स आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं वो व्यू के टैब में आपको नजर आएंगे इसी तरह से। और ये लिस्ट बन जाती है जो कि एक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, जिसमें बैंक नेम है, बैंक अकाउंट नंबर है, ट्रेड टाइप है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एक ही लिस्ट में आ रहे होते हैं सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और उसका मोड ऑफ पेमेंट, उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर, कंसाइनी नेम, फिर कंसाइनर नेम और उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी यहाँ पे नजर आ रही होती है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्म खुल जाता है, जिसमें मजीद इन्फॉर्मेशन, यस, इसमें परफॉर्मा इनवाइस, एलसी नंबर, पेमेंट मैकेनिज्म, और कितनी अमाउंट इस पे सेटल हो चुकी है, कितना बैलेंस है, प्रोडक्ट कौन सी है, उसका एचएस कोड, एंड सो ऑन।
ये इन्फॉर्मेशन किसने फाइल की है? यूजर ने, इम्पोर्टर ने। जैसे एक्सपोर्ट का है तो ये बैंक ने फाइल की है, यस। अब यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग गैप है बैंक का और यूजर का। मेरे पास ये यूजर की जो इंटरफेस है ना, ये बड़ा डिसेंट सा और बड़ा यूजर फ्रेंडली नजर आ रहा है। मैं एचपीएल के साथ भी काम कर रहा हूँ उनके पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में। तो जितने भी बैंक्स हैं उनके पास पीएसडब्ल्यू का ये इंटरफेस नहीं है। बैंक्स के पास इनफैक्ट कोई इंटरफेस नहीं है इस तरह का ना, इतना इजी। तो ट्रेडर और बैंक के दरमियान ये हमेशा यही प्रॉब्लम आ रही होती है। इंपोर्टर कह रहा होता है जी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये चीज है वो गलत होगी, इसको ठीक करते हैं। तो बैंक, पीएसडब्ल्यू ने बैंक को कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं दिया जिसमें ये सारे फीचर्स हों। तो ट्रेडर को इस बात की समझ नहीं आ रही और बैंक को ये नहीं पता कि बैंक, अच्छा, मोस्टली बैंकर्स को ये नहीं पता कि यूजर का इंटरफेस कैसा है। तो हमने पिछले साल से काम करना शुरू किया कि बैंकर्स को इस प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि उनको भी आइडिया हो कि यूजर के क्या मसाइल हैं और यूजर को भी पता हो कि बैंकर्स के एंड पे क्या इश्यूज हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इम्पोर्टेड जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तब ही एक ही बार डॉक्यूमेंट्स बेहतर और कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएं ताकि उनको डेटा एंटर करने में आसानी हो। और बैंक के पास एक ही यूजर आईडी होती है। हम ब्रांच के साथ खप रहे होते हैं और ब्रांच वाले बेचारे सेंट्रल वालों के साथ खप रहे होते हैं। तो आईडी और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल ट्रेड प्रोसेसिंग से हो रही होती है, सीटीबी से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि इसमें डिस्कस होनी चाहिए और बाद में आपको याद आए तो आप वैसे भी पूछ भी सकते हैं। और पीएसडब्ल्यू ने कंप्लीट गाइड्स भी दी हुई हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपने देखी है गाइड्स, पीएसडब्ल्यू गाइड? ये जो दूसरा टैब इस पे नजर आ रहा है, एलपीसीओस, अगर हम इसको ओपन करें तो एलपीसीओ स्टैंड्स फॉर लाइसेंस परमिट सर्टिफिकेट्स एंड अदर्स। तो जीडी से हटकर आपको जितनी भी तरह की फाइलिंग रिक्वायर्ड होती है रिलेटेड टू अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंसेस हैं या परमिट्स हैं, वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट परमिट, आपकी कोई इंपोर्ट की कंसाइनमेंट आई है और आपको पता चला कि इस प्रोडक्ट पे हमें एक सर्टेन एनओसी रिक्वायर्ड है, तो आप इंपोर्ट का परमिट यहाँ से फाइल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जैसे अगर किसी को पीटीए चाहिए, उनकी कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस आई हैं, तो उसका इंपोर्ट परमिट वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये भी इन्होंने बड़ा एक यूजर फ्रेंडली फॉर्म बना दिया जिसमें आप चार तरह की इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं और आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका इंपोर्ट परमिट उस डिपार्टमेंट को रिफ्लेक्ट होगा। और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी उनका वाउचर है या पेमेंट है वो प्रॉम्प्ट करेगा, आप पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, तो आपको ये इशू हो जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाहिर है जब हम इसको फीड करेंगे, सेव करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास अपीयर होगा। एक डिफरेंट आईडी आपको लॉग इन करके उस पर फिर बात करते हैं हम लोग कुछ। ओके, जैसे ये ट्रेडर जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, अपने नाम से इसने आईडी रजिस्टर करवाई हुई है और ये भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और इनकी अगर हम गुड्स डिक्लेरेशन में जाएं तो जैसे हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वीबॉक जो कि इंटीग्रेटेड है उसका पार्ट ओपन हो जाता है। तो ये वाली विंडो इनफैक्ट वीबॉक की है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जीडीज हम कस्टम्स के लिए वीबॉक पर फाइल करते थे जो पीएसडब्ल्यू में आ रही है। आप में से कभी खुद किसी ने जीडी फाइल की है? अमूमन ये क्लियरिंग एजेंट ही खुद ही कर रहे होते हैं, बट हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे अगर इंपोर्ट की जीडी है सपोज, तो उसकी जीडी नंबर्स, उसके अगेंस्ट जो बीएल नंबर अटैच हुए हैं वो, और फिर ये उनका हिस्ट्री आ रही है, स्टेटस आ रहा है, और ये उसकी जीडीज की डिटेल आ रही है। अब यहाँ से जीडीज देख भी सकते हैं, उनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड आपको,
गुड्स डिक्लेरेशन में अगर हमने इंपोर्ट जीडी फाइल करनी है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इंपोर्ट जीडी फाइल करने के लिए आपके पास जो प्रॉम्प्ट करता है फॉर्म, उसमें सबसे पहले आपको कंसाइनमेंट कैटेगरी और डिक्लेरेशन टाइप चूज करना होती है। कंसाइनमेंट कैटेगरीज मल्टीपल हैं, जैसे आपके सामने एक्सपोर्ट में, सॉरी, इंपोर्ट में आपके पास कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है या गवादर फ्री जोन, मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड, नॉन कमर्शियल, वन कस्टम, हाइब्रिड इंपोर्ट, री इंपोर्ट, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, टेम्पररी इंपोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट है। मोस्टली आप लोगों को शायद इसका आइडिया हो। हर ट्रांजेक्शन जो कि आप इंपोर्ट के लिए कर रहे होते हैं उसकी एक डिफरेंट नेचर होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल पार्ट्स और उनको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करके लोकल या इंटरनेशनल सेलिंग कर रहे हैं, तो आपकी ये तमाम एक्टिविटीज़ कमर्शियल में आती हैं। तो बिजनेस के लिए आप जितनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो कमर्शियल है, और कमर्शियल में आगे डिक्लेरेशन टाइप्स मल्टीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है कि आपकी राइट डिक्लेरेशन टाइप क्या बनती है। हर एक की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। जैसे ये आ रहा है होम कंजम्पशन ईएफएस, और ये आ रहा है होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन वही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अपने लिए जो इंपोर्ट करती हैं, ये उनकी होम कंजम्पशन होती है, जो रॉ मटेरियल आप अपने लिए इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं किसी स्कीम के तहत, तो फिर स्कीम्स भी आ रही हैं, जैसे ईओयू है, या नीचे डीटीआरई आ रहा है और ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है। तो इसी तरह नई स्कीम है ईएफएस, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसमें जो इंपोर्ट होगी वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी। वेल, हम सपोज करते हैं ये आपकी होम कंजम्पशन है, यहाँ से आप फॉर्म क्रिएट करेंगे जीडी का, और आप अपना कलेक्टरेट चूज करेंगे कि आपकी कंसाइनमेंट कहाँ पर लैंड कर रही है। चूंकि इंपोर्ट की जीडी है तो इंपोर्ट में आप अपना राइट कलेक्टरेट चूज करेंगे। मैं सपोज करता हूँ कि मेरी जो कंसाइनमेंट है वो कराची अप्रेसमेंट में है। तो कराची अप्रेसमेंट में दो पार्ट हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। सपोज ये वेस्ट में है, अप्रेसमेंट वेस्ट में। ये इन्फॉर्मेशन बाय द वे कहाँ से मिलती है कि हमारी कंसाइनमेंट कहाँ पे आ रही है? आईजीएम से, वेरी गुड। अच्छा, आईजीएम कैसे फैच करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपने अप्रेसमेंट यूनिट सेलेक्ट किया तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली बाय शिप आ जाएगा। और ये सेक्शन 79, ये क्या होता है? आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व ना हो, ऐसी इंपोर्ट्स जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व ना हो ना, उसको आप यहाँ पे मार्क कर दें तो फिर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आईजीएम नंबर फैच करने के लिए आपको यहाँ पे बीएल नंबर टाइप करना पड़ता है। जब आप बीएल नंबर लिखते हैं और उसका राइट वेसल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही मैंने बीएल नंबर लिखा है तो बीएल नंबर के हिसाब से ये वेसल आ गया। नहीं, बल्कि ये तो खैर एस्टिमेटेड जो अपकमिंग वेसल्स हैं। सपोज ये वेसल जिसमें हमारी कंसाइनमेंट आ रही है, और बीएल की डेट आप चूज कर लेते हैं कि हमारी बीएल की डेट क्या है। मैं अभी चूंकि अवेलेबल नहीं है तो रैंडम, किसी के पास है कोई बीएल जस्ट आईजीएम फैच करने के लिए, यानी ऐसा बीएल जो भी इशू हो चुका हुआ है या पहुंच की कंसाइनमेंट या इन ट्रांजिट है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मुझे ज़रा बताइएगा। जैसे अगर मैं इसको करूँ ना तो ये मुझे बताएगा कि ये बीएल नंबर ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका हुआ है, यानी इस बीएल पर ऑलरेडी कंसाइनमेंट क्लियर हो चुकी हुई है, तो इसलिए ये ऑलरेडी क्लेम्ड आ रहा है। ये जो मैंने पहले बात पूछी थी कि जब हम अप्रेजमेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे वेसल इंटीमेशन रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो अप्रेजमेंट वेस्ट पे ये वेसल्स हैं जो कि आ रहे हैं, मतलब ये वेसल्स हैं जो कि अपकमिंग हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये उनकी डेट्स आ रही हैं। जी, तो सपोज ये एक बीएल नंबर है और इसकी जो डेट है वो 28 दिसंबर है, और इसका जो वेसल है वो वाई एम है। ठीक है, अगर मैं इसको कैट आईजीएम करूँगा तो इस पे ऑलरेडी जीडी फाइल हो चुकी हुई है ना, तो ये ऑलरेडी क्लेम है। ठीक है, अगर इस पे जीडी फाइल ना हो तो फिर आईजीएम नंबर आ जाता है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा होता है कि आईजीएम नंबर अपडेट नहीं हुआ होता, आपके पास बीएल भी आ गया, आपको पता है कंसाइनमेंट भी ऑफलोड होगी, लेकिन आईजीएम अपडेट नहीं हुआ, तो फिर आप वेट करते हैं कि आईजीएम अपडेट हो और आप फिर जीडी फाइल करें। अच्छा, आईजीएम सपोज अपडेट हो गया, आपका कंटेनर रात को उतरा और आज उसका आईजीएम नंबर लग गया है, तो उसका भी एक सर्टन कट ऑफ टाइम है।
आपने कट ऑफ टाइम के अंदर अंदर जीडी प्रोसेस करनी है। अगर आप उस कट ऑफ टाइम के बाद जीडी एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आईजीएम नंबर ब्लॉक हो चुका होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देता है। 14 डेज का टाइम होता है, 7 डेज समटाइम। तो बहरहाल वो जब ब्लॉक हो जाता है तो फिर उस पर पेनल्टीज पड़ती हैं। ठीक है, पर डे आपको फाइन पे करना पड़ता है, फिर वो डी ब्लॉक करवा के आप जीडी प्रोसेस करते हैं। सेकंड जो पार्ट है ये कंसाइनर और कंसाइनी यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर नेम एड्रेसेस हैं एज पर बीएल या एज पर मैनिफेस्ट। सेकंड में फिर आप जीडी इन्फॉर्मेशन में आप मोड ऑफ कंसाइनमेंट चूज करते हैं यहाँ से। फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ शिपमेंट। अगर आपकी प्रोडक्ट गुड्स हैं वो डेंजरस गुड्स में आती हैं तो डेंजरस गुड्स में फॉल करती हैं। अच्छा, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है डेंजरस गुड्स का। हमारे लिए मे बी प्रोडक्ट डेंजरस ना हो, लेकिन जब उसमें बैटरीज आ जाती हैं या उसमें अगर किसी किस्म का फ्यूल मौजूद है या कोई भी फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है या केमिकल ऐसा है जो कि लीड करता है किसी सर्टन डिजास्टर की तरफ या हैजर्ड की तरफ, तो वो डेंजरस गुड्स कैटेगरी में आता है। और जब भी आपकी प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स में आएगी, आपको उसको डिक्लेयर भी करना होगा और उसके साथ एमएसटीएस शीट भी आपको रिक्वायर्ड होती है उस मटेरियल को सेफली हैंडल करने के लिए। और जाहिर है उसका कार्टन है या जिस भी पैकिंग में वो प्रोडक्ट है उस पर एक सर्टन मार्किंग भी होनी चाहिए, तो अदरवाइज मुश्किलात होती हैं। यहाँ से पेमेंट टर्म्स हैं, विद और विदाउट एलसी। सपोज अगर आप विदाउट एलसी पे काम कर रहे हैं तो विदाउट एलसी में आपके पास आपने फिर बैंक चूज करना होता है। जैसे आप बैंक चूज करते हैं तो आपके पास मोड ऑफ पेमेंट आ जाता है। इन तमाम पेमेंट मेथड्स के ऊपर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है सिवाय ओपन अकाउंट के। अगर आप ओपन अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो ओपन अकाउंट में आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर अटैच करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अटैच करेंगे तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन अकाउंट के अलावा जो बाकी 3 पेमेंट मेथड्स हैं उसमें आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस पार्ट पे आके अटैच करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी इंपोर्ट की जीडी फाइल करनी हो उससे पहले आपके पास बैंक का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। ऑटो डिटेक्ट करता है बिल्कुल। फिर ये डिलीवरी टर्म्स हैं। आपने किसी भी इनको टर्म पे काम किया, आपके पास इंपोर्ट के टाइम पे दो ऑप्शंस आती हैं, एफओबी या सीएफआर। अल्टीमेटली आपकी जो असेसमेंट है वो होनी सीआईएफ वैल्यू पर है, इंपोर्ट वैल्यू पर है। ठीक है, चाहे आप एफओबी पे करें या सीएफआर पे। इसका आइडिया है आप लोगों को? ठीक है, बहुत सारे लोगों को आइडिया है। फर्स्ट करें, अगर आप एफओबी पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इंपोर्ट वैल्यू जो भी है उस इनवॉइस वैल्यू उसकी करेंसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज, चूंकि अभी हमने ऊपर डेटा एंटर नहीं किया तो यहाँ पे फील्ड्स इनएक्टिव आ रही हैं। रेट मेंशन करेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस ली है तो एक्चुअल प्रीमियम, और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो फिर आप उसका 1% यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी शेयर्ड इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप सेव एंड सबमिट करते हैं तो फिर आपके पास ड्यूटीज आती हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सबमिटेड जीडी दिखाता हूँ और उसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी सबमिटेड जीडीज है, उनका स्टेटस है गेट आउट क्लियर, ये इंपोर्ट की जीडीज क्लियर हो चुकी हैं। अगर हम इसके व्यू पार्ट पे जाएं तो ये आईजीएम की इन्फॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसमें वेसल नेम आ रहा है, पीएल नंबर आ रहा है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट है, ग्रॉस वेट, नेट वेट है, और टाइप ऑफ कंसाइनमेंट कंटेनराइज है, नॉन कंटेनराइज है। ये जो शुरू में किसी ने बात की थी लैब रिपोर्ट की, सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स की और ड्यू डॉक्यूमेंटेशन की, भी जीडी में नजर आ रही है। अब इसमें अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो अगर डॉक्यूमेंट किसी एग्जामिनर ने कॉल किए हैं या इम्पोर्टर ने खुद अटैच किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे ये एक आइटम इन्होंने इंपोर्ट किया है, इसकी इंपोर्ट में उनको एक सर्टन इंपोर्ट परमिट भी रिक्वायर्ड है, तो इन्होंने परमिट भी अटैच किया हुआ है। ये प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसमें फाइटो भी अटैच है। तो ये आप डाउनलोड करके इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी इनवॉइस है और ये बीएल है, ये बीएल भी स्कैन करके अटैच किया हुआ है। और ये फाइटो सर्टिफिकेट है। तो जहाँ से इंपोर्ट किया है उनकी मिनिस्ट्री या उनके प्लांट डिपार्टमेंट की तरफ से ये फाइटो सर्टिफिकेट इशू हुआ हुआ है और इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स हैं और जो ट्रीटमेंट दिया गया है इसको, वो ट्रीटमेंट मेंशन होगा। ट्रीटमेंट खैर इसमें नील है, इसकी जस्ट इंस्पेक्शन हुई है। तो बहरहाल ये सर्टिफाई कर रहा है कि दिस इज फ्री फ्रॉम जो भी हैजर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट से वो उससे।
ओके, आगे जनरल इन्फॉर्मेशन में एजेंट का नाम जिसने जीडी फाइल की है, उसका लाइसेंस नंबर, फिर डेक्लेरेशन टाइप और उसकी शेड की डिटेल या टर्मिनल जहाँ से क्लियरेंस हुई है, फर्स्ट एग्जामिनेशन मार्क हुई है, यस। और ये इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसमें करेंसी अमाउंट और रेट और उसकी सीआईएफ वैल्यू। ठीक है। नंबर ऑफ पैकेजेस, उसकी टाइप पैकेजेस की, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसमें अटैच हुआ हुआ है। और इसकी जो वैल्यू है वो जीडी में जो आप वैल्यू फीड करें उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, उसके बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक जीडी पर एक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अटैच हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको 2 दफ़ा पेमेंट आई है पार्शल करके, और उसके बदले में कंसाइनमेंट एक ही दफ़ा इकट्ठी आ गई है, तो आप एक जीडी पर एक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप मल्टीपल जीडीज में की टोटल वैल्यू उससे एक्सीड ना करे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। अब इसमें एग्जामिनेशन देखें, 2 कंटेनर्स हैं, तो एक ही एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच है, दैट मीन्स के आउट ऑफ 1 कंटेनर एग्जामिन हुआ है। और यहाँ से आप इसकी एग्जामिनेशन ऑफिसर की रिमार्क्स और उसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये एग्जामिनर की रिपोर्ट है एंड ही इज क्लेमिंग के ये कंटेनर नंबर इस जीडी नंबर के साथ इस डेट पर था, और इसमें नो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट फाउंड इनसाइड द कंटेनर। तो एग्जामिनर ने जब एग्जामिन किया, कंटेनर खोला, तो उसमें इनवॉइस पैकिंग लिस्ट नहीं थी, तो ऑब्वियसली ये रिमार्क्स भी आ गया और इस पे फाइन भी होगा। अब एग्जामिनर के मुताबिक इस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये मेंशन है, और कार्गो, ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये वो कह रहा है मेंशन है, इमेजेस अटैच्ड। अगर आप इसको डाउनलोड करके देखें तो आपको एग्जामिनर ने जो जो पिक्चर्स ली हुई हैं वो भी इसमें अटैच होके नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये देखें इनसाइड कंटेनर, उसकी पिक्चर है, ये कंटेनर के डोर के उसका नंबर आ रहा है। इस तरह से एग्जामिनेशन मुकम्मल रिपोर्ट अटैच की जाती है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपोर्टर ने खुद अटैच किए हैं या जो असेसमेंट ऑफिसर, एग्जामिनेशन ऑफिसर, उसने मार्क किया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ड्यूटीज असेस हो रही है, आईजीएम डी ब्लॉकिंग चार्जेस ये भी मेंशन कर रहे हैं, फिर लेट पेमेंट पेनल्टी भी इस पे पड़ रही है, कस्टम्स ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है। अच्छा, इसमें रेट्स मेंशन नहीं है। अब जैसे सेल्स टैक्स वैसे नॉर्मली 17% जो कि अब 18% है वो चार्ज हो रहा है, लेकिन इस पे अमाउंट जीरो आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यों जीरो हो रही है। आप व्यू में जाएंगे, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, आपको इसके रेट्स मिल जाएंगे, सॉरी, डिटेल्स में। तो डिटेल्स में आप जाके इसका स्ट्रक्चर और क्लियरिंग एजेंट ने जिन एसआरओ पे एग्जाम्पशन क्लेम किया वो नीचे मेंशन हो। ये सिक्स स्केड्यूल में इसका सेल्स टैक्स जीरो क्लेम करें, जैसे इनके मुताबिक जो इनकम टैक्स का एसआरओ है वो अभी अपडेट नहीं है इस पे, तो एसआरओ का इंटीग्रेट होना जरूरी है, जब भी आप जीडी फाइल करते हुए उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये इनकम टैक्स बहरहाल इस पे आ रहा है, ये फिफ्थ स्केड्यूल, ये सिंगल विंडो पे फाइल हुआ हुआ है। ये देखिए ना, ये सिंगल विंडो पे फाइल हुआ हुआ है और उस पे इन्होंने क्लेम किया हुआ है 5.5%। ये जीडी पीएसडब्ल्यू पे फाइल हुई है। तो इसको देख लीजिए, क्लियरिंग एजेंट से भी डिस्कस कर लें क्या इशू है। कोई क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जीडी सो फार। दोबारा ऑप्शन देता है। सर, एक्सपोर्ट की जीडीज आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या मौजूद हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको सिंगल डिक्लेरेशन के थ्रू, इस टैब के थ्रू फाइल करें।
ये जो मैंने आपको पहले वाला फॉर्म दिखाया था ये गुड्स डिक्लेरेशन का था, जो कि वीबॉक पे भी आ रहा है। अगर आप सिंगल डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो ये सिर्फ पीएसडब्ल्यू पे आपको नजर आता है, और इसमें ज्यादा वाइड ऑप्शंस हैं। और आप जो भी इसके फीचर्स हैं, जिस तरह मैंने बताया था, सिंगल एंट्री पॉइंट है। तो आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को अगर फाइल कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट, तो एक ही एंट्री पॉइंट से आप सारी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, ओके। फर्स्ट करें, अगर हम एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तो उसी तरह का फॉर्म खुलेगा, बट कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे, इसको फीड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुश्किल इन अ सेंस कि टाइम टेकिंग है। बट इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक से ज़्यादा बार डाटा एंटर नहीं करना पड़ रहा है, एक ही दफ़ा करना पड़ रहा है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके पास आपकी ये इन्फॉर्मेशन अपॉन वन क्लिक जाती है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए मैं फिर गाइड का सहारा लूंगा, क्योंकि हम ज़ाहिर है इसको भी रियल टाइम पे फाइल नहीं कर सकते। मैं आपको गाइड से एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंगल डिक्लेरेशन। तो ये मैंने पीएसडब्ल्यू मेन पेज से ही डाउनलोड किया है फाइल। डैशबोर्ड को आप एक्सेस करके उसी तरह से क्लिक करके ये वाला फॉर्म खुलेगा आपके पास। इसमें 6 सेक्शन है, सॉरी 7 स्टेप्स हैं। तो 7 स्टेप्स में आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, वो पूरा गाइड किया हुआ है इसने कि आप किस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। कोड पे आएंगे कमोडिटी इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप जितना भी कोटा, एसआरओज, एग्जम्पशंस, परमिट्स, एनओसीज, वो इस सेक्शन में आपको चूज करना पड़ेंगे। सिस्टम आपको बताएगा और आपको फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये उसने डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे ये पहली प्रोडक्ट आप ऐड करें, ऐड कमोडिटी में जाके, तो यहाँ से ही कोटा एसोसिएट होगा। ठीक है, अगर वो उसके साथ पैकिंग मटेरियल है तो पैकिंग मटेरियल को भी आप चेक करेंगे, ये प्रोडक्ट कोड। और ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन इसकी चूज हो रही है, फिर आपको टैरिफ डिस्क्रिप्शन है, और फिर यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन होती है जो कि कस्टम्स टैरिफ में लिखी हुई है, और एक डिस्क्रिप्शन होती है जो आपकी इनवॉइस पे लिखी होती है। तो 100% तो नहीं, बट ये मैच करनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अगर वो टैरिफ डिस्क्रिप्शन से थोड़ा वेरी करती है, और लेकिन कोड सेम है उसका। नीचे आएंगे तो ये वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो पहले सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस फाइल करते थे उसमें एचएस कोड के अगेंस्ट हमें नहीं पता चलता था कि हमारी प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन सिस्टम अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पर, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एप्लीकेबल है। सो दैट मीन्स कि ये जीडी फाइल करते वक्त आपकी ये इंफॉर्मेशन डीपीपी में जा सकती है, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। और अगर कोई स्कीम एप्लीकेबल है इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, जैसे ये डीटीआर उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये असेसमेंट वाला पार्ट है, विच इज स्टेप नंबर 4, अगेन कमोडिटी में ही। देन डॉक्यूमेंटेशन है, फिर रिव्यू एंड वैलिडेट, और लास्ट पे पेमेंट प्रोसीजर है। तो वही 5 6 स्टेप्स, लेकिन थोड़ा सा इन्हेंस्ड डेटा एंट्री है। और ये जो क्वेश्चन पहले सुबह सर पूछ रहे थे कि जब आप प्रोडक्ट एंटर करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिफरेंट रिबेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिबेट रेट्स आ रहे होते हैं, ये ड्रॉबैक के रेट्स हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में एचएस कोड तो आप चूज करें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी प्रोडक्ट बनती है उस पर हर एक का डिफरेंट रेट लगता है। ये देखिए काफ़ी फर्क है। जो ग्रे रेडीमेड गारमेंट्स हैं उस पे 0.23% रिबेट है, ब्लीच रेडीमेड पे 0.43 है, और डाइट पर 0.9% है। तो जितनी वैल्यू एडिशन